आंखों में सपने तो उनके बड़े थे, सुखों को पीछे छोड़ अब वो चल पड़े थे। न चाही थी शोहरत, न इच्छा थी धन की, सपनों में भी देखी बस आजादी वतन की। मौत के डर से भी न रुके उनके कदम थे, जानते थे इस सफर में बस गम ही गम थे। गुनाह था बस इतना, चाहिए आजादी वतन की, हुकूमत ने सजा दी थी उनके पतन की। लाए गए थे बसाने अंडमान का वीराना, आओ मैं सुनाऊं तुम्हें उनका फसाना। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पे किए गए अत्याचारों की कहानी तो देश के हर कोने में देखने को मिल जाएगी, लेकिन इन सब में एक कहानी ऐसी है जिसने बर्बरता की सारी हदों को पार कर दिया था। पूरी मानव जाति को शर्मसार कर देने वाली ये कहानी है भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान में बनी उस जेल की, जिसके कारण इस खूबसूरत जगह को धरती पर नर्क माना गया था। ये कहानी है अंग्रेजी हुकूमत के जुल्म और भारतीय क्रांतिकारियों के देश के लिए समर्पण की। ये कहानी है 19 के दशक में बन के तैयार हुई उस जेल की, जिसके कारण अंडमान को बुलाया जाता था काला पानी। Hey guys and welcome back to another episode of Travel Tales by साहिल। और आज मैं आप लोगों को ले आया हूँ बे ऑफ बंगाल के अंडमान निकोबार आइलैंड्स के कैपिटल सिटी पोर्ट ब्लेयर में, जो मशहूर है अपनी काला पानी की सजा के लिए। फन फैक्ट, इट इज नॉट काला पानी की सजा बट इट वाज कॉल्ड काल पानी की सजा, जिसका मतलब है काल यानी डेथ। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोगों ने मिस प्रोनाउंस करके इसे काला पानी बना दिया। अगर आप सेलुलर जेल की पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक देखना ना भूलें, और अगर आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ये सभी के लिए फ्री है। कम ही लोग जानते हैं कि अंग्रेज़ों ने 17 के दशक में पहली बार अंडमान पे अपनी एक कॉलोनी बसाने की कोशिश की थी। असल में अंडमान में अंग्रेज़ों की रुचि मुख्यतः 3 कारणों से थी। पहला, ये आइलैंड बंगाल की खाड़ी में ऐसी जगह स्थित थे जहां तूफान या और कोई विपदा आने पे ब्रिटेन के जहाज शरण ले सकते थे। दूसरा कारण था यहाँ के ग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाने वाला पोडॉक ट्री, जिसकी लकड़ी इतनी मजबूत होती है कि इसमें कील गाड़ना भी मुश्किल होता है। और तीसरा कारण था अंग्रेज 1790 के दशक में यहाँ एक ऐसी जेल बनाना चाहते थे जहाँ पे वो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह करने वाले क्रांतिकारियों को अपने देश से दूर बंद कर सके। अंग्रेजों ने अंडमान को बसाने की पहली कोशिश की 1789 में, जब आर्चिबल्ड ब्लेयर यहाँ बहुत से कैदियों को जबरदस्ती मजदूरी करने के लिए लेके आए, मगर वो इन मजदूरों से अपने रहने के लिए सुख सुविधाएं बनवा पाते इससे पहले ही ज्यादातर मजदूरों की मृत्यु हो गई, जिसमें से कुछ मलेरिया के कारण तो कई खाने की कमी के कारण मारे गए। कई कैदी काम करते हुए यहाँ के आदिवासियों के तीर के शिकार बन गए, जो बाहर से आए लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं किया करते थे। अंत में यहाँ आने के 7 साल बाद 1796 में बहुत से लोगों की मौत होने के कारण अंग्रेज अंडमान को छोड़ के वापस हिंदुस्तान लौट गए। अगले 62 साल तक इन आइलैंड्स को प्रकृति और यहाँ रहने वाले आदिवासियों के भरोसे छोड़ दिया गया। अंग्रेजों ने दोबारा इन आइलैंड्स का रुख किया 1857 में हुए भारत के पहले विद्रोह के बाद। 1858 में पहली बार अंग्रेज इस विद्रोह में भाग लेने वाले 200 क्रांतिकारियों को यहाँ लेके आए और उनसे रॉस आइलैंड पे अपने रहने के लिए सभी सुख सुविधाएं और वाइपर आइलैंड पे अंडमान की पहली जेल बनवाई। लेकिन भारत में आजादी के लिए बढ़ते संघर्ष को देखते हुए ज्यादा बड़ी जेल की जरूरत महसूस की जाने लगी। 1890 में जेल कमेटी की विजिट और उनकी रिकमेंडेशन के बाद 1896 में अंडमान की सेलुलर जेल का निर्माण कार्य शुरू हुआ। इस जेल का निर्माण भी भारत से बंदी बना के लाए गए बेड़ियों में जकड़े क्रांतिकारियों से जबरदस्ती कराया गया था। 10 साल बाद 1906 में इस जेल का निर्माण कार्य खत्म हुआ।
इस जेल को खास तौर पे इस तरह निर्मित किया गया था कि इसमें कम से कम लोग पूरी जेल पे नजर रख सकते थे। इसलिए इस जेल के मध्य में एक सेंट्रल वॉच टावर बनाया गया था जिस पे खड़े होके इस जेल के सातों ब्लॉक पे नजर रखी जा सकती थी। इस जेल में भारत के बड़े बड़े क्रांतिकारियों को भेजा जाता था जिनसे अंग्रेजी हुकूमत को खतरा था। सेल्यूलर जेल मंडे और पब्लिक हॉलिडेज के अलावा हर दिन 9 से 5 बजे तक खुला होता है। इसकी एंट्री टिकट सिर्फ 30 रुपए की है और 300 रुपए में आप यहाँ हर शाम होने वाला लाइट एंड साउंड शो भी देख सकते हैं जिसमें सेल्यूलर जेल की पूरी कहानी बताई जाती है। यहाँ के जेल के टूर के लिए टूर गाइड आपको सिर्फ 200 रुपए में मिल जाएगा। मैं आपको यहाँ आके गाइड हायर करने की सलाह जरूर दूंगा। सेल्यूलर जेल से अंदर आते ही आपको देखने को मिलेगा ये पुराना पेड़। कहा जाता है कि इस जेल के निर्माण के लिए बहुत से पेड़ों को यहाँ से काटा गया था, लेकिन इस पेड़ को ऐसे ही छोड़ दिया गया। इस पेड़ ने इस जेल के बनने से लेके आज तक की सारी कहानी देखी है और यही पेड़ लाइट एंड साउंड शो में सेल्यूलर जेल की पूरी कहानी सुनाता है। 1998 के तूफान में ये पेड़ टूट गया था, लेकिन इस पेड़ को इसी जगह पे दोबारा प्लांट किया गया। इस जेल की चारों तरफ की दीवारों को सिर्फ 7 फीट ऊंचा बनाया गया था और कहा जाता है कि नए कैदियों के आने पे उन्हें यह दीवार दिखाते हुए बताया जाता था कि इस जेल की चारों तरफ की दीवारों को इतना छोटा इसलिए बनाया गया है क्योंकि इस जेल से भाग पाना नामुमकिन है। जेल से अगर कोई भाग भी गया तो चारों तरफ हजारों मील तक सिर्फ समंदर है और बच के भागने की कोशिश करने वाले की मौत निश्चित है। इस जेल को सेल्यूलर जेल इसलिए कहा गया था क्योंकि यहाँ के 7 ब्लॉक्स की 3 मंजिला इमारतों में कुल मिला के 693 सेल थे, जिसमें एक सेल में केवल एक ही कैदी को रखा जाता था ताकि वो अकेलेपन के कारण मानसिक पीड़ा सहे। इस जेल का हर सेल 14.8 फीट लंबा और 8.9 फीट चौड़ा था, जिसमें रोशनी के लिए सिर्फ एक झरोखा था जो तकरीबन 9 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया था ताकि कोई कैदी अपने पीछे वाले ब्लॉक में होने वाली गतिविधियों को ना देख सके। इस जेल को इस तरीके से बनाया गया था कि जेल के एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में जाने का रास्ता सेंट्रल वॉच टावर से ही था, जिसे हर ब्लॉक से लकड़ी के ब्रिज से जोड़ा जाता था, जिन्हें कभी भी किसी ब्लॉक में विद्रोह होने पे हटाया जा सकता था, जिससे अगर एक ब्लॉक में विद्रोह हो भी जाए तो ये विद्रोह कभी दूसरे ब्लॉक में ना फैल सके। इस जेल के लॉकिंग सिस्टम को इस तरह बनाया गया था कि अगर किसी कैदी को उसके सेल की चाबी भी दे दी जाए तो भी वो अपने सेल का दरवाजा बिना किसी की मदद के नहीं खोल सकता था। तो गाइस, जब ये जेल बनाई गई थी तो यहाँ पर भी 7 विंग थे, बट उनमें से 4 विंग टूट गए थे 1941 में आए हुए भूकंप में, जिसकी ईंटों को यूज करके यहाँ बनाया गया है सरदार वल्लभ पंत हॉस्पिटल 1963 में। इन 7 ब्लॉक्स को खास तौर पे इस तरह बनाया गया था कि एक ब्लॉक के लोग कभी भी दूसरे ब्लॉक में होने वाली गतिविधियों को नहीं देख सकते थे। इस उद्देश्य को पाने के लिए एक ब्लॉक के सामने दूसरे ब्लॉक के पिछले भाग को बनाया गया था। एक कैदी अपने जीवन काल में कभी भी दूसरे ब्लॉक में नहीं भेजा जाता था। हर ब्लॉक के कैदी अपने ब्लॉक के सामने ही काम किया करते थे और दूसरे ब्लॉक में कौन कैदी रह रहा है इससे पूरी तरह से अनजान होते थे। जेल में आने वाले हर कैदी के गले में एक लकड़ी का टैग भी लगाया जाता था जिसपे उनकी सजा का कारण और सजा की अवधि लिखी होती थी। इसके अलावा खतरनाक समझे जाने वाले कैदियों के टैग पे डी लेटर भी लिखा होता था, जो इस कैदी के डेंजरस स्टेटस को दर्शाता था। अंडमान में कई कैदियों के गले पे लगे टैग पे डी लेटर लिखा गया था और उन्हीं में से एक थे विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें वीर सावरकर के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 1857 के विद्रोह के ऊपर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नाम की एक किताब लिखी थी, जिसने कई भारतीय क्रांतिकारियों को
देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया था। इन्हें 4 जुलाई 1911 में नासिक के कलेक्टर जैक्सन के मर्डर केस में षड्यंत्र का दोषी मानते हुए 50 साल के लिए काला पानी की सजा सुनाई गई थी। वीर सावरकर ने 1911 से लेकर 1921 तक 10 साल सेलुलर जेल में सजा काटी, मगर अपने 6 माफीनामों के कारण वीर सावरकर को 1921 में सेलुलर जेल से निकाल के अगले 4 साल के लिए अपने भाई गणेश सावरकर के साथ रत्नागिरी की एक जेल में डाल दिया गया, जहां से वो 1924 में रिहा हुए। कहा जाता है कि वीर सावरकर को भी सेलुलर जेल में आने के 2 साल बाद पता चला था कि उनके बड़े भाई गणेश सावरकर भी इसी जेल में दूसरे ब्लॉक में बंद है। कोई भी कैदी अपने आसपास के सेल में रहने वाले लोगों के साथ जेल से भागने की योजना ना बना सके, इसलिए हर कैदी को 45 दिन बाद एक दूसरे सेल में डाल दिया जाता था। कहा जाता है कि वीर सावरकर को जिस भी सेल में डाला जाता था, वो वहां की दीवारों पे अपने बाकी साथियों के पढ़ने के लिए दुनिया भर में चल रहे आजादी के संघर्षों की कहानी लिख दिया करते थे, जिससे 45 दिन बाद उस सेल में आके रहने वाले क्रांतिकारी को प्रेरणा मिलती थी। कहा जाता है कि हर ब्लॉक के तीसरी मंजिल के आखिरी कमरे में हमेशा उस कैदी को रखा जाता था जिससे अंग्रेजों को सबसे ज्यादा खतरा था। ये सेल बाकी के सेल से थोड़ा अलग था, क्योंकि यहाँ एक नहीं बल्कि 2 दरवाजे लगे थे, ताकि यहाँ रहने वाला कैदी गलती से भी अपने सेल से भाग ना सके। वीर सावरकर को भी तीसरी मंजिल के आखिरी सेल में ही रखा गया था, ताकि वो और क्रांतिकारियों को दीवार पे लिखे अपने लेखों से प्रेरित ना कर सके। उस समय एक कैदी को उसके सेल में सिर्फ 4 ही चीजें दी जाती थी। सोने के लिए एक लकड़ी का फट्टा और एक कंबल, पानी पीने के लिए एक लोहे की कटोरी और टॉयलेट करने के लिए एक मिट्टी का बर्तन। इन कैदियों को दिन में 3 बार ही टॉयलेट करने के लिए कमरे से बाहर निकाला जाता था, और अगर उन्हें इसके बीच में टॉयलेट जाना था तो इन्हें इस मिट्टी के बर्तन का ही सहारा लेना होता था। अंग्रेजी अफसरों की बात ना मानने पे इन कैदियों को 3 अलग अलग तरह की बेड़ियों में कैद किया जाता था। पहला, चेन फिटर। ये सजा किसी भी कैदी को कम से कम 1 साल के लिए दी जाती थी। कहा जाता है कि वीर सावरकर 2 से 3 साल तक अंडमान की जेल में चेन फिटर्स में ही बंद थे। दूसरा, बार फिटर। ये सजा कैदियों को कम से कम 6 महीने के लिए दी जाती थी। इस बार फिटर को पहन के तेज भागना मुश्किल था, और चलने के लिए भी इसके फिटर्स को हाथ में पकड़ना जरूरी था। तीसरा, क्रॉस बार फिटर। ये सजा सबसे मुश्किल थी और इसे किसी भी कैदी को कम से कम 15 दिन के लिए दिया जाता था। इस फिटर्स को पहन के आप अपने पैरों को नजदीक नहीं ला सकते थे, और इसे पहन के लंबे समय तक चलने से पैरों में लोहे की जंजीरों के घर्षण से छाले पड़ जाया करते थे। जेल में कैदियों को आपस में बात करने की अनुमति नहीं थी, और इस आदेश का उल्लंघन करने वाले कैदियों को जूट से बना एक कपड़ा पहनाया जाता था, जो यहाँ के नमी भरे मौसम में शरीर में खुजली पैदा करता था। ज्यादा समय तक पहने रहने पे ये जूट से बना कपड़ा कैदियों के शरीर में छाले बना दिया करता था। अगर कोई कैदी अंग्रेजी अफसरों को जवाब देता था या दिए गए काम को करने से इनकार करता था, तो उसे अपने ब्लॉक के सभी कैदियों के सामने एक ऐसी सजा दी जाती थी जिससे किसी की भी हिम्मत टूट जाए। ऐसे कैदी को अपने ब्लॉक के सामने वाली टिकटिकी में नंगा करके बांध दिया जाता था, और एक सफेद कपड़े को बेल्ट के सहारे कैदी की कमर पे लगा दिया जाता था। इस सजा में हंटर को लगातार एक ही जगह पे बार बार तब तक मारा जाता था जब तक चमड़ी फट ना जाए। ऐसी जगह पर चमड़ी के फटने का मतलब था ना तो ये कैदी ठीक से लेट पाएगा, ना बैठ पाएगा, और ना शौच कर पाएगा। जब भी ये कैदी नहाएगा तो समंदर का नमकीन पानी उसके जख्मों को जलाएगा, और जब भी वो कैदी बैठने की कोशिश करेगा तो खाल में खिंचाव के कारण उसका जख्म फिर खुल जाएगा। इस सजा को ब्लॉक के सभी कैदियों के सामने देने का मुख्य कारण था बाकी के कैदियों के दिल में डर पैदा करना, ताकि कोई भी कैदी बगावत करने के बारे में सोचने से भी डरे।
जेल में कैदियों से अलग अलग तरह के काम कराए जाते थे, जैसे कि जेल के मेंटेनेंस का काम, किचन का काम, नारियल के छिलके से रस्सी बनाने का काम। लेकिन सबसे मुश्किल काम था जेल के ऑयल मिल में तेल निकालने का काम। ये काम उन कैदियों को मुख्य तौर पे दिया जाता था जो अंग्रेजों के खिलाफ जेल में आवाज उठाने की कोशिश करते थे। ऐसे कैदियों को एक दिन में 30 पाउंड नारियल का तेल और 10 पाउंड सरसों का तेल निकालने का काम दिया जाता था, जो काम एक बैल के लिए भी मुश्किल है, भला वो एक इंसान कैसे कर सकेगा। और काम पूरा ना हो पाने पे टिकटिकी पे बांध के कोड़ों से मारा जाता था। इस तरह अंग्रेज अपने दोनों मकसदों को पूरा कर पाते थे। पहला, उन्हें काफी सारा तेल मिल जाया करता था, और दूसरा, काम पूरा ना होने के अवज में वो इन क्रांतिकारियों को एक सबक सिखा पाते थे। वैसे तो इस जेल में काफी लोगों को फांसी दी गई थी, मगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापानियों ने अंडमान पे कब्जा करके यहाँ के सारे रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसलिए यहाँ कितने क्रांतिकारियों को फांसी दी गई, ये बता पाना अब मुमकिन नहीं। फांसी घर के सामने आप देख पाओगे एक प्रेइंग एरिया, जहां फांसी देने से पहले कैदियों को आखिरी पूजा के लिए लाया जाता था। इस जेल में क्रांतिकारियों के दिए बलिदान की याद में 2 अमर ज्योति हमेशा जलती रहती हैं, जिसके लिए गैस सिलेंडर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन फ्री में पूरे साल प्रोवाइड कराती है। बेहतर जीवन पाने के लिए वैसे तो क्रांतिकारियों ने अंडमान की सेलुलर जेल में बहुत से अनशन किए, पर इसमें सबसे बड़ा अनशन हुआ 1937 में, जब देश भर के लोगों ने अंडमान में क्रांतिकारियों पे हो रहे अत्याचारों के विरोध में विद्रोह प्रदर्शन किए। अंग्रेजों को भी अंत में देश भर में क्रांतिकारियों की रिहाई के लिए बढ़ते समर्थन को देखते हुए 1938 में सभी क्रांतिकारियों को अंडमान से आजाद करना पड़ा। सेलुलर जेल आज के वक्त में एक सच्चे भारतवासी के लिए एक तीर्थ स्थल की तरह है, जहां जाके हर सच्चे देशवासी को अपने देश पे और अपने देशवासियों पे गर्व महसूस होता है। यहाँ आके हमें उन वीरों की जिंदगी के बारे में जानने का मौका मिलता है, जिन्होंने इतनी यातनाएं सहने के बाद भी देश प्रेम की भावना को अपने दिल में बसाए रखा। So guys, that was my video on cellular jail in Port Blair. I hope आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद पता चला होगा कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने कितने स्ट्रगल के बाद देश को आज़ादी दिलाई थी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आप लोग खुद अंडमान आने का प्लान कर रहे हो तो यू कैन चेक आउट माई अदर वीडियोज़ फ्रॉम अंडमान वीडियो सीरीज़, जो आपको मेरे सजेशंस में इस वीडियो के बाद दिख जाएंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है और आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है, तो आप मेरे चैनल पे जाके मेरी 9/11 अटैक्स पे बनी वीडियो भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने अमेरिका पे हुए अटैक्स की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन से लेके आतंकवादियों की प्लेन से ATC से हुई बात और इन अटैक्स के बाद अमेरिका में बने 9/11 म्यूजियम को भी कवर किया है। मैं अब आपसे मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।